नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। 2016 का पहला एपिसोड और परेशानी वही मशरिक़ वस्ता में जो आजकल चल रहा है उस पर फिर हम जिक्र लेकर बैठे हैं। लेकिन साल 2015 में जाते जाते एक अच्छी खबर ये आई कि इराकी फ़ौज ने रमादी शहर पर फिर से कब्ज़ा जमा लिया है। ISIS के यानी दाइश के लड़ाकों को खदेड़ दिया है। और इसी के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये दाइश के ख़ात्मे का पहला कदम है? क्या दाइश कमज़ोर हो रहा है और इराकी फ़ौज ने अपना हौसला फिर से वापस पा लिया है? और इसके बाद क्या सीरिया में भी हम यूं ही दाइश के कदमों को खड़ता देखेंगे या वापस दाइश फिर से इकट्ठा होगा, फिर से अपनी ताकत को समेटेगा और बड़ा अटैक करेगा? लेकिन इन सब के बीच बयान ब्रिटेन के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का भी आया। उन्होंने कहा कि कभी भी सीरिया में या दाइश जैसी तंजीमों से वेस्टर्न फोर्सेस जीत नहीं पाएंगी। और इन सब के बीच एक खबर ये भी कि इराक और तुर्की के बीच तल्खियाँ बढ़ रही हैं। इराक के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर तुर्की की फ़ौज इराकी इलाकों से वापस नहीं जाती तो जंग भी हो सकती है। इन सारी बातों पर हम सवाल जवाब अपने मेहमानों से करेंगे। उनसे आपका तारुफ करवा दें। रुमान हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इस बहस में, इस बातचीत में। साथ ही डॉक्टर जावेद जमील जो कि तर्जिया निगार हैं, कई किताबें भी लिखी हैं इन्होंने इंटरनेशनल मामलात पर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह साहब जो कि JNU से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से उसमें पढ़ाते हैं। और इन सब से हम सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रमादी की जीत वाकई क्या एक बड़ा कदम है या फिर दुनिया को इसे दूसरे तरीक़ों से भी देखना चाहिए और मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं आखिरकार उनसे आगे क्या तस्वीर बनेगी। सारे सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पिछले हफ्ते इराक की रमादी में इराकी फौज ने दाइश के लड़ाकों को खदेड़कर अपना कब्जा जमा लिया। बगदाद के मगरिब में बसे रमादी के हेडक्वार्टर और बाकी सरकारी इमारतों पर अब इराकी झंडे लहरा रहे हैं। इराकी वजीर आजम हैदर अल अबादी और अमेरिका के लिए भी यकीनन ये साल 2015 की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर रही। लगातार अमेरिका और अबादी पर दाइश के खिलाफ ढीली कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे। रमादी की जीत के बाद से इराकी फौज के हौसले बुलंद हैं और लोगों के बीच यकीन और खुशियों की वापसी हुई है। तो क्या रमादी में मिली इस जीत को इराक में दाइश के खात्मे की उल्टी गिनती माना जाए? क्योंकि इराकी वजीर आजम अबादी ये ऐलान कर चुके हैं कि इराकी फौज का दाइश के खिलाफ अगला मिशन इराक की घनी आबादी वाला शहर मोसुल होगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि मोसुल में इराकी फौज को दाइश से निपटने में ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि दाइश किसी भी कीमत पर मोसुल को गंवाना नहीं चाहेगा। मगर रमादी की जीत ने एक बात तो साबित की है कि भले ही अमेरिका के जंगी जहाजों की बमबारी और इराकी कबायलियों को दी गई फौजी ट्रेनिंग ने इस जीत में बड़ा रोल अदा किया हो, मगर ये जीत सीधे सीधे IS के दहशतगर्दों के खिलाफ इराकियों के हौसले और कुव्वत की जीत है। तो क्या यहाँ से अमेरिका और मगरबी मुल्कों को ये इबरत नहीं मिलती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात और खाना जंगी में फौजी दखल ना दें, क्योंकि उनके दखल से हमेशा हालात बिगड़ जाते हैं। उधर ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम का 10 दिन पहले आया ये बयान कि मगरबी मुल्क दाइश से कभी जीत नहीं सकते, मगरिब और अमेरिका की फौजी साथ को भी पट्टा लगा देता है। ब्लेयर के मुताबिक ISIS के खत्म होते ही सीरिया और इराक में मौके के इंतजार में खामोश बैठे 15 तंजीमों के 65,000 जिहादी दाइश की जगह ले लेंगे। इराक के वजीर खारजा इब्राहिम अल जाफरी ने तुर्की से एक बार फिर कहा है कि तुर्की या तो इराक की हाकमियत की इज्जत करे या फौजी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। इन सब के बीच अब सवाल यही है कि क्या रमादी में मिली जीत इराकी फौज के लिए आगे की मंजिल को आसान करेगी, क्योंकि मोसुल में इराकी फौज को दाइश के साथ साथ तुर्की फौज से भी उलझना होगा, जो यकीनन इराक के साथ ही मगरिब के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से करते हैं। रुमान हाशमी साहब, रमादी इराकी फौज के कब्जे में वापस आ गया, इसे हम किस तरीके से देखें और कितना बड़ा कदम है? इराक के प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी के लिए एक ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन पे एक बदनामी का एक बदनुमा कहिए कि दाग लग गया था। उन पे सवालात उठ रहे थे कि वो इस अहल नहीं हैं,
उनमें वो लीडरशिप नहीं है एज अ हेड ऑफ द इराकी आर्मी कि वो आज़ाद करा सकें रमादी को। तो इराकी आर्मी ने बड़ा ही, हालांकि दाइश के जो मिलिटेंट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी स्टिफ फाइट दिया और लैंड माइन वगैरह, काफ़ी बूबी ट्रैप्स, लैंड माइन, मगर स्टेप बाय स्टेप इराकी आर्मी उसे क्लियर करते हुए आखिरकार आज़ाद करा लिया जी। लेकिन अभी भी पॉकेट ऑफ रेसिस्टेंस है उसके सराउंडिंग्स में, क्योंकि ये अंबर स्टेट का ये एक शहर है और अंबर से जो खबर है, अंबर की जो वहाँ की जो काउंसिल है, उनका कहना है कि आउटस्कर्ट में अभी भी अराउंड 700 IS 400 से 700, हाँ 700 के बीच में, शहरों के बीचों बीच भी हो सकते हैं। हाँ, झंडा लहरा रहे थे दोबारा से हेडक्वार्टर के बीच में, जो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है रमादी शहर का। तो वहाँ पे रॉकेट और मोटार फायर भी हुए, जो करीब 500 मीटर, जो खबर आई कि 500 मीटर के उनके प्राइम मिनिस्टर अल-अबादी के हेलीकॉप्टर पर भी एक रॉकेट दागा गया था, जो पहुंचा नहीं। खतरा तो है। और दूसरी बात ये है कि शहर को उन्होंने आज़ाद कराया कब्जे से तकरीबन 1 साल के बाद, वो काबिल तारीफ है, लेकिन आप कितना उसको कब्जे को बरकरार रखना इराकी आर्मी के लिए सबसे बड़े इम्तहान होगा, क्योंकि वो अब कह रही है कि मौसूल की तरफ तो खबर आई थी, लेकिन ये भी खबर है कि इराकी आर्मी हकीकत में फुजैरा की तरफ बढ़ रही है जी। और वो चारों तरफ से जो है, जो स्ट्रेटजी उन्होंने मूसल में अपनाई थी, वही वहाँ अमेरिकन फोर्सेस उन्हें ट्रेन कर रही हैं। हाँ, और शायद और काफी एयर सपोर्ट बड़ा जबरदस्त है। पहली बार अल-अबादी ने शिया मिलिशिया को साइड रखा, उनकी हेल्प नहीं लिया और अमेरिकन एयर फोर्स जो है उसकी मदद उन्होंने ली। जावेद अली साहब, रमादी वापस इराकी फौज के कब्जे में, नजर मौसूल पर टिकट पहले हासिल कर लिया। क्या हम इसे माने कि ISIS का कदम उखड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहा है ISIS और ताकत को इकट्ठा कर लिया इराकी फौज ने? देखिए, जब से रशिया की एंट्री हुई है पूरे मामले के अंदर सीरिया में, एक सिचुएशन, पूरी सूरत हाल बदल गई है। सूरत हाल अब ये है कि पहले तो अमेरिका बज़ाहिर कहता था कि दाइश के खिलाफ वो लड़ रहा है, लेकिन दरअसल आईसिस उसी का अपना क्रिएशन था, उसका दोस्त था। सीरिया में तो पूरी तरह वो आईसिस की मदद कर रहे थे, इराक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो आईसिस का मुकाबला करते थे। लेकिन अब मसला अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस के लिए पैदा हुआ कि जब रशिया की एंट्री हो गई, अब उनके सामने सवाल ये पैदा हो गया कि इसके आईसिस को, इससे पहले कि रशिया पूरी तरह हरा दे, वो उसको रशिया को क्रेडिट चला जाए, क्रेडिट कहीं हम भी लें कि नहीं, आईसिस के खिलाफ हम भी सीरियस हैं। और पहली मर्तबा वेस्टर्न फोर्सेस ने एक सीरियस अटेम्प्ट किया आईसिस को डिफीट करने का। उसका नतीजा रमादी में देखने को मिला कि उन्होंने पहली बार बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से एक सपोर्ट किया, जिस तरह एयर सपोर्ट करना चाहिए था। इससे पहले उनकी सपोर्ट ना के बराबर थी। हम इसे पेरिस अटैक के बाद की तस्वीर से भी जोड़कर देखें जी, उसका भी असर है, क्योंकि वेस्ट का भी एक वो आया होगा प्रेशर। अब लड़ाई वेस्ट वर्सेस रशिया चल रही है और रमादी के अंदर, जैसे अभी बात कही गई कि रमादी एक सुन्नी शहर है और इससे पहले जब इराक के अंदर कोई आईसिस के ऊपर कोई फतेह हासिल हुई है तो उसमें शिया मिलिशिया का एक अहम रोल रहा है। इस मर्तबा ये दिखाना चाहता था अमेरिकन पूरी लॉबी कि नहीं, हम रशिया और ईरान की मदद के बगैर भी हम जो है आईसिस को डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि आज उनका टारगेट आईसिस से ज्यादा कहीं ना कहीं वो रशिया का जो अराउंड जो एक लॉबी डेवलप हो रही है उसको कमजोर करना। रशिया और ईरान की दोस्ती को वो ये नहीं चाहते कि कोई भी क्रेडिट रशिया को चला जाए अकेले और ये कहा जाए कि देखिए वेस्ट नहीं हरा पा रहा है, रशिया हरा पा रहा है। ठीक है। और एक अमेरिकन एयरफोर्स को बड़ी कामयाबी ये मिली कि पेरिस अटैक का जो एक्सटर्नल रिंग लीडर था उस अब्दुल कदीर, वो भी मारा गया स्ट्राइक में। करीब 10 ISIS के लीडर मारे गए हैं। लेकिन अभी भी एक तो रमादी के अंदर एक मसला और ये हुआ है कि रमादी में नुकसान इतना हुआ है, तकरीबन 3000 मकान तबाह हो गए हैं, 5 बड़े पुल थे वो सब तबाह हो गए हैं। तो उसको अब उनकी जिम्मेदारी इराक गवर्नमेंट की और अमेरिकन गवर्नमेंट की है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे। अमिताभ जी, ये एक क्रेडिट की लड़ाई है जो अमेरिका इस तरीके से अब इस लड़ाई में, चाहे उसने ट्रेन किया, चाहे एयर स्ट्राइक करी है रमादी में और इराक में और जगह भी अब करने की बात है, ये क्रेडिट लेने की जंग है। रूस का जो एक उनके साथ चल रहा है उससे मसला है, वेस्ट का दखल है, वेस्ट का प्रेशर है, या खुद आज अपने दामन तक पहुंच गई है, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? देखिए, इसमें दोनों चीज़, जैसे जावेद साहब ने कहा, रुमान हाशमी साहब ने कहा कि इसमें जब से रूस इस पूरे सीन में आया है तब से एक
पावर इक्वेशन जो था वेस्टर्न फोर्सेस का वो थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया है, और जो वर्ल्ड ओपिनियन था, जो जनमत था, वो भी थोड़ा अब रूस के प्रति जाने लगा है, क्योंकि रूस ये एक रशियन फॉर्म ऑफ वॉर ऑन टेरर है। जो अमेरिका कहता था वॉर ऑन टेरर का मतलब है जो अमेरिका के साथ है वही कर रहा है। इराक ने भी वैसा ही किया है, और इसमें सबसे काबिले गौर बात जो है वो है ईरान का रोल। ईरान सीधे तौर पे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को इराक के सपोर्ट कर रहा है, उनके सपोर्ट से वो आया है, और एक टैसिट सपोर्ट मिल रहा है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक को, हैदर अल अबादी को, अबादी साहब को। तो और अबादी साहब ये पूरी तरह जानते हैं कि किसी भी तरह अगर हम अमेरिका से बहुत भी क्लोज जाते हैं, लेकिन हमें ईरान के साथ होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या की इन्होंने, जो रुमान हाशमी साहब ने की, इन्होंने मिलिशिया का कोई सपोर्ट नहीं लिया। इसलिए सपोर्ट नहीं लिया कि वो शिया सुन्नी की जो लड़ाई की तरह ये दिखने न लगे। ये पूरी तरह से एक यूनिक इराकी आर्मी जो यूएस ट्रेंड है उसने अटैक किया, दुनिया के ओपिनियन को भी दिखाने के लिए, आबादी साहब को, ईरान को भी दिखाने के लिए, और जो उनके आपस की शिया सुन्नी की लड़ाई इराक में जो चल रही है सद्दाम हुसैन के बाद, उसको भी दिखाने के लिए कि देखिए इराकी आर्मी है, न कि कोई शिया मिलिशिया। और शिया मिलिशिया का बताया जाता है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि पूरा जो इंटरनल मिनिस्ट्री पे इराकी मिलिशिया का सपोर्ट कंट्रोल हो गया, और वो कंट्रोल इतना ज्यादा है कि वो चाह के भी आबादी साहब रहें या ना रहें, जब वो हटेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और वर्जन ऑफ तालिबान वहां आ जाए। ये एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि ये शिया मिलिशिया का ऑब्वियस सपोर्ट ले रहे हैं। आगे चल के ऐसा ना हो कि ये एक नया आईसिस का गठन हो। ये एक बैलेंस मॉडरेट है, लेकिन मॉडरेट इसलिए भी है क्योंकि उनको मॉडरेट होना पड़ेगा ना, आपको अमेरिका और ईरान दोनों को मिला के चलना है। एक तरफ अमेरिका के साथ भी इराक चलना चाहता है साथ में, और ईरान के साथ भी चल रहा है। तुर्की से तलखियां बढ़ रही हैं। इस पर सवाल वक्फे के बाद। नाज़रीन आदाब, एक बार फिर से आपका वक्फे के बाद सवाल अपने मेहमानों से जारी रखेंगे। रुमान हाशमी साहब, अभी जो हम देखें कि अमेरिका से भी इराक की दोस्ती वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, ईरान की तरफ से भी सपोर्ट हासिल है। और अगर हम रमादी की ही लड़ाई को, अभी हम रमादी पर ही रहते हैं कि रमादी में जिस तरीके से जो सुन्नी ट्राइब हैं, सुन्नी के जो कबायली लड़ाके हैं, उन्होंने ही ISIS के खिलाफ ये बेहतर जंग लड़ी जिसमें उन्होंने कामयाबी पाई है। तो जिस तरीके से पहले भी हो रहा था वक्फे से पहले कि शिया वर्सेस सुन्नी नहीं करना था, सुन्नी और सुन्नी लड़े हैं और अपनी बात को, अपने हक के लिए लड़े हैं कि हमारी ज़मीन से अब इन दहशतगर्दों को हटना है। तो एक बड़ा साइन है और बड़ी एक अच्छी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, ये बात साफ है कि काफ़ी अभी अल बगदादी का एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें उसने ये बात माना है कि काफ़ी ISIS पे प्रेशर है, और अपील किया दुनिया भर के मुसलमानों से कि आप आकर के फ़ाइट में शामिल होइए। ये एक बड़ी जंग है वेस्ट के अगेंस्ट, और उनके जो अलग अपने इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, काफिर, इस्लाम, इस तरह के इस्तेमाल करते हुए। तो इससे जाहिर है कि ISIS का जो है वो बिखर रही है, और उसके जो टॉप लीडर मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका फिनेंशियल हेड है वो मारा गया, इनका अभी जो कादिर है वो मारा गया, और 8-9 लीडर सब उनके टॉप के मारे गए। तो इसने लीडरशिप क्राइसिस पैदा कर दिया है। और ठीक है जावेद जमील साहब, एक सवाल आपसे ये है कि टोनी ब्लेयर का इस दौरान 22 दिसंबर को बयान आया कि उन्होंने कहा कि वेस्ट की पावर्स कभी भी ISIS से सीरिया, इराक या कहीं भी जीत नहीं सकती हैं, वहाँ उन्हें बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ेगी, क्योंकि, और उन्होंने एक वजह भी दी, क्योंकि ISIS के ख़त्म होते ही दूसरी दहशतगर्द तंजीमें जो कि 15 की तादाद में हों, जिनके 65,000 लड़ाके अभी खामोश बैठे हैं, वो वजूद में आ जाएंगी और ISIS की जगह लेने की कोशिश करेंगी। ये बड़ा बयान है। देखिए, वेस्ट की हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का एक पूरा एक उससे मेंटेन रखें,
उनको ये लगने लगा कि अगर आईसिस कमजोर होगी तो फिर कहीं वो इस्लामोफोबिया पर जो उसका यानी पूरा उनके मीडिया का जो इन्हिसार है वो कोई कम ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही एडवांस में एक प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दी है। एक तरफ ब्लेयर ये कहते हैं, दूसरी तरफ ब्लेयर ही का दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब अमेरिका को सिर्फ इससे ऊपर की एयर बम्बार्डमेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि वेस्टर्न फोर्सेस को बाकायदा अपनी जमीन पर उतारना पड़ेगा। ये भी उनका बयान आ रहा है। और वो ये कहते हैं कि नहीं, उस इलाके को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उनकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि उस इलाके में जो उनका तसल्लुत और जो हिजमनी पूरी दुनिया में उनका एक रोल है कि पूरी दुनिया में एक हिजमनी बरकरार रखना चाहते हैं, और वो खासतौर पर चूंकि मिडिल ईस्ट के जरिए वो उनका पूरा एक इकोनॉमिक उसमें ऑयल और बहुत सारी चीज़ों का एक रोल रहा है, तो इसलिए वो ऑयल पर और मिडिल ईस्ट पर किसी तरह भी अपने कब्जे को, अपने तसल्लुत को कमज़ोर होने नहीं देना चाहते। इसलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं, वरना हकीकत अब बहुत हद तक बदल चुकी है। और ये मैंने जैसा कि कहा कि अब इनके सामने, वेस्टर्न फोर्सेस के सामने ये लड़ाई का मुद्दा आईसिस नहीं रह गया है, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो जो एक नया एक इक्वेशन उभर रही है। ठीक है अमिताभ जी, एक सवाल आपसे ये है कि एक तरफ पहले जॉर्ज बुश माफ़ी मांगते हैं इराक वॉर के लिए, उसके बाद टोनी ब्लेयर माफ़ी मांगते हैं, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं। अब कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है जीत नहीं पाएंगे वेस्टर्न पावर्स, टोनी ब्लेयर कह रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हम इराक वाली गलती सीरिया में नहीं दोहराएंगे, और इस बीच रमादी के ऊपर इराकी लड़ाकों की फतेह। क्या इससे अमेरिका और इंग्लैंड आगे किसी भी मुल्क के जो सिविल वॉर्स होती हैं, अपनी उनके आपसी जो अंदरूनी मसाइल होते हैं, उनमें क्या टांग अड़ाने से बचेगा, इन सबसे इबरत लेगा, या ये सिर्फ माफिया जो होती हैं, या ये सब कि हम नहीं अब सीरिया में ऐसे जाएंगे जैसे इराक में गए, ये सब वक्ती तौर पर कह देते हैं, बाद में फिर वही होता है। नहीं, अब तो अमेरिका और इंग्लैंड या वेस्टर्न पावर थोड़े सतर्क तो हो गए हैं, ये मानना होगा हमें। 4000 सैनिकों के मरने के बाद अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन काफी खिलाफ हो गया है किसी तरह के इंटरवेंशन के। ठीक है, वही हाल ब्रिटेन में भी है। हालांकि ब्रिटेन का नुकसान काफी कम हुआ है जान माल का, लेकिन उनका भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। पब्लिक ओपिनियन किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ रहेगी। अफगानिस्तान से भी वापस हो रहे हैं, कहने का मतलब है अब इनको ये एक तरह का वर्चस्व बनाए रखना है अपने दुनिया में, और खासकर खाड़ी देशों में जहां से तेल आता है, कि तेल का एक, और जब से तेल के दाम गिरने लगे हैं आप देखेंगे अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। इसलिए जो उनका जियो पॉलिटिकल थ्रस्ट था वेस्ट एशिया पर, वो अब धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि तेल के मामले में हम खुद इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और अमेरिकन शेल और ऑयल प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि अब उनको शायद खाड़ी के देशों के तरफ देखना भी ना पड़े आने वाले समय में। तो इनका धीरे धीरे वो फोकस तो कम हो रहा है, लेकिन एक जो इनका हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर मिला के जो एक ताकत इन्होंने दुनिया को दिखाई है, उससे वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं, और वो पीछे हटेंगे भी नहीं। वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ईरान, इराक या पूरे वेस्ट एशिया में एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं हो जाता। अभी अगर आप देखेंगे इराक में जो लड़ाई हो रही है या जो सीरिया में लड़ाई हो रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि सुन्नी लीडरशिप या सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, वो जानती हैं कि ये फिर कहीं पर्शियन हेजेमनी वेस्ट एशिया पे ना होने लगे, यानी फारसी हेजेमोन नहीं हो जाए या ईरान सबसे ज्यादा पावरफुल राज्य ना हो जाए। उसके लिए ये सुन्नी मिलिशिया उस ताकत को कर रहे हैं। कई शुबों के साथ, कई डरों को दिल में रखते हुए मदद भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ दिमाग में रखकर चला जा रहा है, और ये मजबूरी है, वक्त का तकाजा यही है। वक्त एक और छोटे से वक्फे का है, अहम सवाल बाकी है, तुर्की और इराक के रिश्ते। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। रुमान हाशमी साहब, सवाल अहम है। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इब्राहिम अल जाफरी, उन्होंने तुर्की को जंग की धमकी दी है। उस सूरत में अगर तुर्की जो इराकी इलाके हैं वहाँ से अपने ख़ास तौर से मौसूल के वहाँ से अपनी फ़ौज तुर्की नहीं हटाता, तो इराक ने कहा है या तो इस मामले को आप बातचीत से सुलझा लीजिए, या फिर अगर जंग एक ऑप्शन है तो हम तैयार हैं। तो ये क्या इराक के ताकतवर होने की निशानी है? एक तरफ ISIS को खदेड़ रहा है, दूसरी तरफ तुर्की को भी जंग की धमकी है, आप अपनी फौज हटा लीजिए, और क्या इससे और हालात कशीदा होंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी? टर्किश आर्मी वहाँ पे पहले से है, लेकिन
अभी हाल में इराकी गवर्नमेंट ने इस पे जो है रिजर्वेशन जताया है, जो आपने बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि टर्की जो है वो इराक के अंदर सुन्निस्तान बनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ उनकी फाइट कुर्दिश से है, जो इराक के अंदर जो कुर्दिश रीजन है और टर्की के अंदर जो कुर्दिश रीजन है, वो लंबे समय से उनकी लड़ाई वहाँ पे चल रही है। और अभी भी टर्किश आर्मी ने एक हेवी मिलिट्री कार्रवाई की थी जिसमें कई 100 टर्किश फाइटर जो हैं कुर्दिश फाइटर जो हैं वो मारे गए थे। तो इसको देखते हुए इराकी डिफेंस मिनिस्टर का जो ये बयान है वो एक सॉवरेन कंट्री की पावर को वो दिखाना चाह रहे हैं, एहसास देना चाह रहे हैं कि इराक जो है एक सॉवरेन कंट्री है। वैसे इराकी मिलिट्री इतनी मजबूत नहीं है कि वो टर्किश आर्मी का मुकाबला कर सके। इराकी मिलिट्री तो खुद निपट नहीं पा रही है सही से ISIS से, और जो कम से कम अपनी जमीन पर तो जंग लड़ ही सकती है। तो ये एक ओपन मतलब सीक्रेट जिसे बोलते हैं, एक सच्चाई है कि इराकी आर्मी अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है। ये तो चंद 6 महीने की जो अमेरिकन ट्रेनिंग थी उस ट्रेनिंग का सपोर्ट था, और हेवी अमेरिकन एयर फोर्स और कबायली जो लीडर है, सबसे बड़ी चीज तो वही कबायली फोर्सेस इकट्ठी हो गई, उनके बिना ये नहीं हो सकता था। देखा जाए तो टर्की को मिलिट्री तौर पे कोई खतरा इराक से नहीं है। चूंकि प्रोग्राम के आखिर में है, हम आपसे जल्द से ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई मशरिक़ वस्ता की तस्वीर कि हम उम्मीद बेहतर कर सकते हैं सन 2016 में जो अब शुरू हो चुका है साल, या फिर हालात ऐसी रहेंगे या और बेकार? इसमें मैं अर्जी करना चाहता हूँ तुर्की के सिलसिले के अंदर कि तुर्की जो है, तुर्की के और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी तलखी आई है असल में, और वो जो इराक का जो लीडर का जो बयान है वो उस तनाजुर में उसको देखना चाहिए। चूँकि अर्दगान साहब वो काफ़ी उलझ गए हैं। एक तरफ वो इस्लामिक वर्ल्ड के मकबूलियत अपनी बरकरार रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनका चूँकि नेटो का हिस्सा है तुर्की और यूरोपियन यूनियन में वो शामिल रहना चाहते हैं, तो बहुत उलझे में हैं वो, उनकी उलझन बड़ी बढ़ी हुई है। और ईरान से तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि ईरान में आजकल उनको बड़े मीडिया में अमीरुल मुनाफिकीन कहा जा रहा है। तो वो ये जो एक पोजीशन में तब्दीली आई है, इससे एक सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो गई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो वहाँ पर जिस तरीके का बैलेंस नया क्रिएट हो रहा है, मेरा मानना यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता शायद हालात इस साल में निस्बतन कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तक हो चुकी है तक कहते हैं। लेकिन मेरा रशियन इंटरफेयर के बाद ये बात ज्यादा, मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा अल्टीमेटली जंगों से दूर जाएंगे, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब जंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खाना जंगियों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अमिताभ जी आपका कमेंट। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी सीरिया युद्ध से या कुर्दों की प्रॉब्लम से या इराक से कोई प्रॉब्लम हो तो टर्की को ही होगी, क्योंकि टर्की में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी है। वेस्ट दिखा रहा है कि हम रेफ्यूजी ले रहे हैं, लेकिन टर्की में अभी भी करीब 20 लाख, तकरीबन 20 लाख रेफ्यूजी वहाँ पनाह ले चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके सबसे बड़ी ये भी है कि इराक ये भी जानता है कि अगर कहीं कुर्द मिलना चाहें या कुर्द तीनों देश के या चारों देश के, सीरिया, इराक, टर्की मिल जाएं एक साथ, ईरान, तो कहीं ये अपना एक नया कंट्री ना बनाने लगे। अगर ये अपना नया देश बना लेंगे, एक खुद मुख्तारी की बात करने लगेंगे, तो हमारा क्या होगा। लेकिन साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि टर्की में कुर्द मूवमेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है, यूरोपियन यूनियन उसको इतना सपोर्ट कर रही है, कहीं ये खुद मुख्तारी वास्तव में संभव ना हो जाए। तो ये एक चलता रहेगा। 2016 में एक चीज तो पक्की है कि बैलेंस ऑफ पावर जो शायद बिगड़ गया था रूस के आने से पूरे परिप्रेक्ष्य में, वो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा सुधरने सा लगा है। हम कह सकते हैं 2015 का थोड़ा बहुत हीरो रूस रहा है, एकदम रहा है, रूस रहा है। पुतिन बहुत, और उसने जो अमेरिका का जो जूता था उसे जरा कमजोर किया है। और मैं तो इसको कहता हूँ इट्स अ रशियन वॉर ऑन टेरर रादर देन बीइंग अमेरिकन वॉर। पहले यूक्रेन में घुसे, रशियन स्टाइल में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई है उसे हमारे पैनलिस्ट सराह रहे हैं। अमेरिका का जो आतंकवाद या यूं कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, उसे दुनिया ने देखा, वो थोड़ी हल्की रही थी। अब रमादी को जब इराकी फोर्सेस ने वापस पाया है, खुद वहाँ के लड़ाकू ने, तो इस बात की तरफ इशारा है कि आइंदा वक्त में कोई भी वेस्टर्न पावर या अमेरिका किसी भी मुल्क की सिविल वॉर में या वहाँ के अंदरूनी मामलात में दखल देने से थोड़ा सा एतराज़ बढ़ते, क्योंकि लोगों में इतनी कुव्वत, इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो अपने मामलात को खुद निपटा सकते हैं। आप लोगों के जाने से हमेशा उन मुल्कों के हालात और ज़्यादा पेचीदा और बेकार
और बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। हम लाशों का समंदर देख रहे हैं सीरिया में, जो पनाह गुज़ीन यूरोप की तरफ जा रहे हैं। अगर ये बात सिर्फ बशर अल असद तक रह जाती और वहाँ के बागियों तक रह जाती तो शायद सूरत इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं होती सीरिया की। इराक में भी अगर सद्दाम को उसकी आवाम के हवाले छोड़ दिया जाता तो इराक को भी हम आज खुशहाल देखते, जो खंडरों में तब्दील हो चुका है। फिलहाल आज जो भी हमने 2016 के इस पहले एपिसोड में अपने मेहमानों से सवाल जवाब किए, उसके बाद यही नतीजा निकल कर आया कि शायद 2016 जो अब शुरू हुआ है उसमें तस्वीर बेहतर होगी। मशरिक़ वुस्ता में एक बैलेंस आएगा और ये बैलेंस आएगा रूस के दखल की वजह से। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आदाब।